अच्छा सर, अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एक प्रश्न को देख लेते हैं जिसमें वो कह रहा है कि भाई आप जर्नल एंट्री बना के दें फॉर ऑल रिपोर्टेबल इवेंट्स इन द अबव सिचुएशन अज्यूमिंग दैट द ईयर एंड इज 31 दिसंबर। अच्छा भाई, फ्यू लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स स्पेशलाइज्ड प्लांट एंड इक्विपमेंट, सही जी, स्पेशलाइज्ड प्लांट एंड इक्विपमेंट बनाता है। ऑन सितंबर 1 2020 a customer purchased a plant and equipment with a standalone selling price of rupees 20 million। प्लांट और इक्विपमेंट परचेज किया, स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस है उसकी 20 मिलियन। फ्यू लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड इट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 18 मिलियन, 18 मिलियन इसकी कॉस्ट है। ड्यू टू कैश फ्लो इश्यूज कस्टमर डिड नॉट पे इन कैश, यानी कि वो कैश में सौदा तय करने को तैयार नहीं है। Instead, the customer agreed to transfer a property in लियारी as consideration, या वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। अच्छा, वो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर कर रहा है तो आपको फिर ये ध्यान में रखना है कि वेदर अगर मैं उसको खुद यूज़ करूंगा तो वो बन जाएगी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और अगर मैं उसको एज अ रेंट पे दूंगा तो वो बन जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आगे, क्योंकि वो मिक्सचर ही है ना यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड्स के। अच्छा, ऑन 1 सितंबर 2020 द प्रॉपर्टी इन लियारी हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 26 मिलियन। Few Limited classifies the property as investment property and accounts for it under the fair value model। उसने बोला भाई वो उसको है जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रखेगा। The company let the property on rent on October 1 2020 and took advance rent of rupees 1 million for the whole year। Fair value of the property as at 31 December 2020 was reported to be rupees 30 million। यानी सर अगर मैं ये बात कहूँ आपसे तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी कि सबसे पहले हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे उस दिन की जिस दिन ये सौदा हुआ है। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे एक एंट्री बना रहा हूँ सितंबर 1 2020 की, और मैंने कहा सितंबर 1 2020 पे मैंने सेल्स बुक करनी है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट करना है, क्योंकि सर सेल्स के अगेंस्ट में पैसा तो नहीं आया बट प्रॉपर्टी आई है और वो भी ओनर ऑक्यूपाइड है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब देखें यहाँ पे स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस है 20 मिलियन की, जबकि जो मेरे पास चीज आ रही है वो कितने की आ रही है 26 मिलियन की। तो टेक्निकली मैंने मेरी चीज जो जितने की भी वैल्यू रखती थी वो मैंने 26 मिलियन में बेची है, तो टेक्निकली मेरा रेवेन्यू भी 26 मिलियन ही होना चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई इससे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई डेबिट। ये हो गया फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड। अच्छा भाई, इसी दिन मैंने एक एंट्री बनाई होगी COGS डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। कितने से भाई? आई बिलीव कि 18 से होगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये 18 मिलियन है, यही है। अच्छा, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। 26 मिलियन पे मैंने प्रॉपर्टी को अभी कैपिटलाइज किया है, उससे रेवेन्यू बुक किया है, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड। मैंने कहा आगे आ जाएं जी। हमने कहा कि सर अक्टूबर 1 पे ऑल रिपोर्टेबल इवेंट्स बोल रहा है वो, अक्टूबर 1 2020 पे हमने एडवांस रिसीव किया है कैश डेबिट अनअर्न्ड रेंटल क्रेडिट। कैश डेबिट कितना है भाई? पूरे साल का हमने लिया है 1 मिलियन, सही है। अच्छा, अब इस 1 मिलियन में से कुछ बन जाएगा इनकम, तो मैंने कहा मेरे पास अनअर्न्ड रेंटल और रेंटल इनकम क्रेडिट अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितने महीने हो गए? 3 महीने। तो मैंने कहा 12 में से 3 महीने विल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम, और मैंने कहा फिर सर ये 31 दिसंबर 2020 की कहानी है। और इसी दिन पे एक और एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन PNL के अंदर क्रेडिट। कितने से भाई? सवाल में जाके देखता हूँ तो प्रॉपर्टी जा चुकी है 30 मिलियन पे, कैपिटलाइज कितने पे की थी? 26 पे, तो आपने कहा 4 मिलियन का गेन है। तो सर ये थे आपके पास ऑल रिपोर्टेबल इवेंट्स के ऊपर जनरल एंट्रीज। ये एक बेसिक सा सवाल था। अच्छा भाई, अब आ जाए एक और प्रश्न कर लेते हैं। मैंने कहा एक और प्रश्न के लिए हम यहाँ से सवाल उठा लेते हैं। मैं कहा सर यहाँ पे लिखा हुआ है वाई लिमिटेड अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन जनवरी 1 2020
टू प्रोवाइड गुड्स डेट वुड नॉर्मली बी वैल्यूड एट ₹700,000, यानी उसकी वैल्यू नॉर्मली 7 लाख रुपए. द गुड्स रिगार्डेड एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है. द काउंटर पार्टी हैज एग्रीड टू प्रोवाइड द एंटिटी विद 14,000 शेयर्स आफ्टर 3 months ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी मुझे जो शेयर्स मिलेंगे वो 3 महीने बाद मिलेंगे, यानी मैं गुड्स सप्लाई करूंगा पहले, शेयर्स मिलेंगे 3 महीने बाद. Value of the share at the inception of the contract when the goods were delivered was ₹50 per share, and the time the entity received the share price reached to 52. तो सर आए देख लेते हैं. हमने कहा अगर मैं ये जनवरी 1, 2020 की बात करूं, तो जनवरी 1, 2020 के ऊपर आप ये कहेंगे कि भाई आपने गुड्स फराम कर दिए, तो आपने कहा कि भाई ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि आपने यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल की, आपका राइट एस्टेब्लिश हो गया, रिसीवेबल बुक हो जाएगा, और आपने कहा सेल्स बुक हो जाएगी. अच्छा सर, सेल्स कितने से बुक होगी? आपने कहा कि भाई 7 लाख रुपए से नहीं. आपने कहा 7 लाख रुपए से नहीं होगी, 7 लाख रुपए उसकी नॉर्मल वैल्यू है. मैं देखूंगा जो कंसिडरेशन मुझे रिसीव हुई है उसकी असल औकात कितनी है. जो कंसिडरेशन मुझे रिसीव हुई है बच्चों, उसकी असल औकात कितनी है. तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड के ऊपर सेल बुक होती है कि असल में आपने कितने कमाए, असल में कितने की सेल हुई. तो आपने कहा कि भाई 14,000 नंबर ऑफ शेयर्स मैंने बेचे, जिसके यानी नंबर ऑफ शेयर्स मुझे मिलेंगे जिसके अगेंस्ट में मैंने सेल किया, और मेरे सेल्स की यूनिट्स की गुड्स की वैल्यू क्या थी? 7 लाख रुपए. तो मैंने कहा मुझे अगर रिसीवेबल बुक करना है या सेल बुक करनी है, मैं उस अमाउंट की करूंगा जितने में मैंने एक्चुअल में बेचा है. तो मैंने कहा आज जिन शेयर्स के ऊपर मेरा राइट आया है, तो आज उसकी वैल्यू 50 रुपए चल रही है. अच्छा, अब अगर मैं इसको ऑल टुगेदर फोकस करूं, तो आप यहां पे देखें, ये हो गया 7 लाख रुपए. अच्छा, मजे की बात यह है कि इस वाले केस के अंदर जो अभी हम देख रहे हैं, उसमें जो गुड्स की वैल्यू है उसने उतनी ही इक्वलेंट अमाउंट के हमें शेयर्स चिपका दिए हैं. तो यानी कोई मजीद फायदा नहीं है. बात क्लियर है? अच्छा जी. और यूजुअली टेक्निकली जब एंटिटी ऐसी ट्रांजैक्शंस कर रही होती है तो वो यही देखती है कि भाई कितने पैसे बनते हैं, उसको डिवाइड करती है पर शेयर्स की वैल्यू से, तो नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं तो उतने ही पैसे टेक्निकली जा देते हैं, सॉर्ट ऑफ. क्लियर है? अच्छा भाई, इसके बाद मैं यहाँ पे एक COGS की एंट्री बनाता अगर मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स दिए हुए होते. मैंने कहा कि सर अगर मैं आफ्टर 3 months आ जाऊँ, आपने कहा इफ यू टॉक अबाउट आफ्टर 3 months, तो 3 महीनों के बाद आप ये कहेंगे कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई डेबिट. इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉग्नाइज एट फेयर वैल्यू. आपने कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट आपकी 52 पे रिकॉग्नाइज हो जाएगी, और आपने कहा था सेल्स तो मैं ऑलरेडी बुक कर चुका था जब मैंने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल की थी, उसके अगेंस्ट में रिसीवेबल बुक किया था. आपने कहा ट्रेड रिसीवेबल को कटा दो 7 लाख रुपए से. तो सर ये तो फायदा हो गया ना? फायदा नहीं हुआ बेटा, ये फेयर वैल्यू गेन है. ये क्या है? फेयर वैल्यू गेन है, ये सेल्स नहीं है. आपने कहा इतने का फायदा हो गया, क्योंकि आपने जब इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया तो आपको पता लगा कि भाई आपको रिसीव करने थे कम, आपको इन्वेस्टमेंट की चीज़ मिली ज़्यादा की, तो बाकी आपका गेन है. सेल क्यों नहीं? सेल पहले ही बुक हो चुकी है एट द टाइम व्हेन यू वर सेटलिंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. बात क्लियर है? तो सर ये थे आपके दो एक प्रैक्टिस सवाल इसी नौयत के ऊपर कि अगर आपकी कंसिडरेशन अदर देन कैश है. इसको अच्छे से करें, कॉपी करें, समझें, आगे और करते हैं. जज़ाकल्लाह.